भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने वालों को नाम देख के हटा दिया जाता है। जैसे पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में हमारे मित्र एक हैं यादव जी, वो बता रहे हैं उनके परिवार के सारे नाम गए क्योंकि ये माना गया कि यादव है तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो ये जो छेड़छाड़ हो रही है इसको रोका जाए। और तीसरा ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसमें कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि देशी कंपनी है कि विदेशी है, कितना बड़ा चंदा दे रही है, किस पार्टी को दे रही है, चुनाव आयोग की बिना जानकारी के बड़े पैसों का लेन देन हो रहा है जो जनता की नजर से दूर रखा गया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि आपके देश में सूचना का अधिकार कानून लागू है। इसमें आपको नहीं लगता कि पूंजीपति इस वक्त जो है राष्ट्र को चला रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत साफ है भाई। जब मोदी जी अडानी के जहाज में चलते हैं तो वो वही तो मोदी जी को चला रहे हैं। तो ये बात कोई छिपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। मोदी जी खुद छुपाते ये तो विपक्ष का आरोप नहीं, अडानी का फेवर कर रहे हैं। अरे भाई इसको तो मोदी भी नहीं छुपाते हैं। आप उस दिन की तस्वीर उठा के देखिए, अखबारों में छपी थी जिस दिन मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने आ रहे हैं, वो अडानी के जहाज से उतर रहे हैं। और भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो जियो मोबाइल एक प्राइवेट कंपनी के विज्ञापन में जो प्रकट हुए हैं, एक चीनी कंपनी के विज्ञापन में प्रकट हुए। और जब अंबानी के अस्पताल का उद्घाटन करने गए मुकेश अंबानी के, तो मुकेश अंबानी का हाथ मोदी की पीठ पे है। जरूरी थोड़ी सर कि वो तस्वीरें भारत में इलेक्शन जिस प्रकार अपने शिखर पे है, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण अपने अपने दलों में एक जागरूकता फैला रहे हैं ताकि उनके मतदाता जो है मुत्तहिद हो, एकत्रित हो और उनको विजय स्थापित कर सके। ऐसे में हमारे बीच अनीस अंसारी साहब हैं जो पूर्व आईएएस अफसर हैं और मौजूदा कांग्रेस की कारभार इनके उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आइए इनसे पूछा जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पे आयोजन किया गया, क्या रूपरेखा थी आज प्रेस क्लब में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो सेमिनार हुआ है इसको डॉक्टर संदीप पांडे मैग्सेसे अवार्ड विनर है, उन्होंने किया है। वो एक एनजीओ है लोक नीति के सिलसिले में, तो उसमें 3 बातों पे जोर दिया गया। एक तो ये कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतदाता सूचियां, उनकी सही तरीके से निगरानी हो, अपडेटिंग हो, और जो छूट गए हैं जो लोग उनको शामिल किया जाए। ये बड़ा काम, इसको सबको लगना चाहिए। दूसरा उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं ये पारदर्शिता इसमें नहीं है। बड़े पूंजीपति लोग इधर उधर का बैंकों से कर्जा लेके मसलन 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया, उसमें से 10,000 रुपए जो है पार्टियों को दे दिए गए, सबसे ज्यादा बीजेपी को दिए गए। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये आना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने, कौन से घराने ने किस पार्टी को चंदा दिया है। एक ये चीज उठाई गई। अनीस साहब, सीएसआर जो है खासकर कंपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चंदा देती है या इस तरह का अनुदान करती है, उसका भी रेशियो फिक्स है, कितने परसेंटेज से ज्यादा और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही दे सकती है। इसमें क्या ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें एक तो ये 50 करोड़ से ऊपर की जो नेट प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि 2.5% तक जो है प्रॉफिट का वो करें। लेकिन ये जो बॉन्ड आए इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये बिल्कुल अंधा खेल है। इसमें किसी को पता नहीं सिवाय बैंक कंसर्न को कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए। तो होना ही चाहिए कि पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और इससे सिर्फ ऐसे लोग फायदा होगा जिनकी सरकारें सोच चल रही है, खासतौर से भारत सरकार जो चला रही है, क्योंकि बैंक तो उन्हीं के कंट्रोल में। इसको बदलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर मैंने भी उठाई है, उस पर काम करने को होते हैं। जो एनजीओज हैं और पब्लिक के नुमाइंदे, उनको चाहिए कि वोटर से बात करें कि आप वोट डालने जरूर। बहुत से वोटर्स वोट डाले नहीं जाते। अभी जो अर्बन पार्टी के इलेक्शन हुए लखनऊ में, यूपी में, उसमें सिर्फ 53% लोगों ने वोट डाला, तो 47% तो वोट ही डाले नहीं। तो वोटर लिस्ट करानी चाहिए और वोटर से कहना चाहिए कि आप वोट डालने जाइए। वोट का बिखराव रोकने की जरूरत है। अगर जनता चाह रही है कि बीजेपी को हराए, तो जो अलायंस हुआ इंडिया का, उससे जो भी कैंडिडेट जिस सीट पे तय किया जाता है उसको ही खाली वोट देते हैं। वोट का बिखराव अगर खत्म हो जाए तो 60% ज्यादा एंटी बीजेपी वोट है अभी भी।
वो अगर एग्जाम्पल जाएगा तो बीजेपी ऑटोमेटिकली हार। सर ज्यादातर देखा गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया में भी जितनी भी पार्टियां हैं वो ग्राउंड लेवल पे खासकर जो है मतदाता जैसे नाम सूचियों में नाम नहीं है या मुस्लिम लोगों में ज्यादातर अहमद मोहम्मद का होता है, सलीम अहमद होते हैं, कहीं सलीम मोहम्मद सलीम होते हैं, इस तरह की जो फेरबदल है इस वजह से भी जो है वो अपने जो मतदार के अधिकार है उससे वंचित रह जाते हैं। तो क्या इंडिया की खासकर जो टीम है जो इस वक्त अलायंस की है, इन लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि अपने वोटरों की इस तरह की जो रेक्टिफिकेशंस हैं, जो सुधार है वो करना चाहिए और नए वोटरों को क्योंकि अगेंस्ट में जो भाजपा है वो बड़ी ही अच्छी तरह से हर वार्ड में जाके इस तरह के कार्य को आयोजित करती है। देखिए अपोजिशन को सबसे पहले तो इस पे तवज्जो देना चाहिए कि ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग होता है। ईवीएम में जो रिजल्ट शीट आती है इलेक्शन कंक्लूड होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर जो बनाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें और वीवीपैट की जो पर्ची है उसमें दोनों में मैचिंग होना चाहिए। काउंटिंग के वक्त सारे काउंटिंग एजेंट मौजूद हो सारी पार्टी के, उनके सामने दिखाया जाए भाई ए पार्टी के पास 100 वोट पड़े और उतनी 100 पर्चियां काउंट कर ली जाए। अगर 125 है या 95 तो जरूर घपला हुआ, तो फिर वहां पर काउंटर मैनिंग होना चाहिए, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। ये सबसे अहम इस्लाह होगी इलेक्ट्रल सिस्टम में अगर हम ईवीएम के रिजल्ट को वीवीपैट से कंपेयर कराना शुरू कर दें। फिर ये हैकिंग होती है रिजल्ट के टाइम, जिसकी तरफ डॉक्टर दास ने अशोका यूनिवर्सिटी के इशारा किया सर्वे में, उस वक्त जहाँ पर क्लोजली कंटेस्ट होते हैं, जहाँ पर मार्जिन कम होता है हार्जिन का, वहां पर ये घपला किया जाता है, वो फिर कम किया जाता है। धन्यवाद। संदीप पांडे जी है। संदीप पांडे जी, क्या रूपरेखा रही आज के कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खासकर जो है ये प्रेस क्लब में आपने जो कॉन्फ्रेंस रखा था, क्या रूपरेखा रही? देखिए, ये एक राष्ट्रीय अभियान है जिसको एमजी देवसायम, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने चलाया हुआ है और देश में कई जगहों पे इस तरह की प्रेस वार्ताएं हो रही हैं। आज लखनऊ में है, 4 तारीख को दिल्ली में है, फिर बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कई जगहों पे हो रही है। और अभियान ये है कि ईवीएम की जगह जो वीवीपैट की पर्ची है उसको वोट माना जाए और वो वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर उसको अपने हाथ से लेके एक बक्से में डाले जिसका कहीं इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन ना हो और उस पर्ची को गिना जाए, उसको वोट माना जाए। तो डब्बा ही बदल गया तो नहीं, देखिए वो संभव है, लेकिन अब आजकल जिस तरह से कैमरे वगैरह सब जगह लगे हैं वो करना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि ईवीएम में छेड़छाड़ करने की। भाई ईवीएम के तो अंदर जो हो रहा है वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, कम से कम कोई अगर डब्बा बदलेगा तो वो आप कैमरे में पकड़ सकते हैं। लेकिन पहले सर डब्बे बदले जाते हाँ, थे। ये बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि अब, लेकिन उस समय और आज के समय में अंतर ये है कि कैमरे आ गए है ना, तो वो अब इतना आसान नहीं रह गया। तो नंबर एक वो, दूसरा ये कि मतदाता सूचियों में जो जो छेड़छाड़ होती है उसको बंद किया जाए। बहुत सारे मुसलमानों, दलितों और भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने वालों को नाम नाम देख के हटा दिया जाता है। जैसे पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में हमारे मित्र एक हैं यादव जी, वो बता रहे हैं उनके परिवार के सारे नाम गए क्योंकि ये माना गया कि यादव है तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो ये जो छेड़छाड़ हो रही है इसको रोका जाए। और तीसरा ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसमें कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि देशी कंपनी है कि विदेशी है, कितना बड़ा चंदा दे रही है, किस पार्टी को दे रही है, चुनाव आयोग की बिना जानकारी के बड़े पैसों का लेन देन हो रहा है जो जनता की नजर से दूर रखा गया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि आपके देश में सूचना का अधिकार कानून लागू है। इसमें आपको नहीं लगता कि पूंजीपति इस वक्त जो है राष्ट्र को चला रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत साफ है भाई, जब मोदी जी अडानी के जहाज में चलते हैं तो वो वही तो मोदी जी को चला रहे हैं। तो ये बात कोई छिपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। मोदी जी खुद छुपाते ये तो विपक्ष का आरोप नहीं है कि अडानी का फेवर कर रहे हैं। अरे भाई, इसको तो मोदी भी नहीं छुपाते हैं। आप उस दिन की तस्वीर उठा के देखिए, अखबारों में छपी थी जिस दिन मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने आ रहे हैं, वो अडानी के जहाज से उतर रहे हैं। और भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो जियो मोबाइल, एक प्राइवेट कंपनी के विज्ञापन में जो प्रकट हुए हैं, एक चीनी कंपनी के विज्ञापन में प्रकट हुए। और जब अंबानी के अस्पताल का उद्घाटन करने गए, मुकेश अंबानी के,
तो मुकेश अंबानी का हाथ मोदी की पीठ पे है। जरूरी थोड़ी ये सब सर तो कि वो तस्वीरें हैं। राजनीतिक फायदे के लिए नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं तो किस लिए? और आप होता है, क्योंकि वो भी गुजराती है, वो भी गुजराती है, नहीं दोनों मोटा भाई है। नहीं, ये भाई ये पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में जो नारे लग रहे थे, वो नारे ये लग रहे थे कि जो अडानी अंबानी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। इसीलिए तो किसानों ने विरोध किया ना किसान कानूनों का, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कानून किसान के लिए नहीं बने हैं, ये अडानी अंबानी के लिए बने। अब इसमें कोई छुपी बात नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। और 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों से जो ऋण लिया जा रहा है, वो किसी को मालूम नहीं कौन ले रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम बताने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि बैंक नाम नहीं बता रहे हैं। और दूसरी तरफ 10,000 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया है पार्टियों को, वो भी नाम आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यवस्था में ही अपारदर्शिता है, उसके बाहर रखी गई है। तो ये तो पूरी व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है कि एक पूंजीपति बैंक से ऋण ले। और पहले ये था कि आप सिर्फ अपने मुनाफे का 7% दे सकते थे, अब तो वो भी प्रावधान हटा लिया गया। सर भाजपा पे खासकर इस तरह की जो है इल्जामात बहुत लगे, और धार्मिक ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात आती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी एयरपोर्ट पे उतरती है, वहां पे उनको लोग तिलक लगाने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को बचा के वहां से भागती है। अभी दूसरी मीडिया जो है दिखा रही है कि देखिए हिंदू के जो परंपरा है उससे भाग रही है, तो इससे भी तो अब खुद वो करती नहीं लगवा, अगर वो लगवा लेती तो शायद इस तरह की जो है घूमन ना पड़ता। अब देखिए ये तो उनका निर्णय है ना। बहुत सारे नेता हैं जैसे वो भी इंडिया की एक सदस्य है। वो ठीक है, राहुल गांधी है, मंदिर जाने लगे हैं, हाँ, साष्टांग दंडवत करने लगे हैं। अखिलेश यादव है, परशुराम की मूर्तियां लगवाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो ये तो देखिए अपनी व्यक्तिगत लोगों का निर्णय है कि वो अपने आप को कितना दिखाना चाहेंगे बहुसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। हाँ, कि वो अपने आप को कितना दिखाना चाहेंगे कि वो धार्मिक है। ममता बनर्जी नहीं दिखाना चाहती है कि, और ये मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि भाई धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। भाजपा कर रही है वो गलत है, और चाहे कोई और कर रहा है वो भी गलत है, क्योंकि अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भी राजनीति में है सार्वजनिक रूप से, अगर वो देखिए, जब राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर जाना चाहते थे राष्ट्रपति के रूप में, तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि आप व्यक्तिगत जरूर जाइए हिंदू के रूप में, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में नहीं जा सकते। तो ये जो धर्म के लिए जो राज्य सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, भाई इंदिरा गांधी चुनाव जो जीती थी सरकारी मशीनरी के उपयोग से, और कोर्ट में मुकदमा हार गई, तो उस तरीके से ये मुकदमा भी हो सकता है कि आप राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग धार्मिक कामों के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर, जिन मॉडल को पैसा देके राम लक्ष्मण और सीता बनाया जाता है, वो पेशेवर लोग हैं, उनको वो हेलीकॉप्टर लेके जाता है और योगी जी वहां पे अगवानी तो करते हैं। चंद्रयान भी शिवशक्ति हो गया सर। हाँ हाँ, मतलब ये तो ऐसा समय सरकारी खर्चे पर ये तो ऐसा चल पड़ा है कि सरकारी पैसे से दिए जलाए जा रहे हैं, सरकारी पैसे से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को कहा जा रहा है कि कांवड़ियों का स्वागत करें, पैर दबाएं। ये ठीक नहीं, ये देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी जो कर रही है वो मुझे लगता है ठीक कर रही है। कम से कम वो एक नेता है जो कह रही है कि मैं धर्म का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में नहीं करूंगी वोट लेने के लिए। उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे बीच संदीप पांडे जी थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि ईवीएम पैड जो जिससे इलेक्शन काउंटिंग हो रही है उसे बदल के बैलेट पेपर की काउंटिंग होनी जरूरी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पारदर्शिता के साथ जो है चुनाव जीता जा सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से आरएसएस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आप इनसे पूछा जाए सर, आज की रूपरेखा क्या दिखा कर रही है? चुनाव की जो प्रक्रिया है या चुनाव के जो तरीके हैं वो गलत है, और चुनाव में कुछ सुधार होना चाहिए। इस पर एक मीटिंग थी, जैसे कि जो चुनाव लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम, बल्कि पूरे पूरे मोहल्ले गायब हो जाते हैं। तो
वो लिस्ट तैयार करने में चौकसी बरती जाना चाहिए और उन किसी न किसी की जिम्मेदारी उसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने का काम करते हैं, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी, उन सबको जिम्मेदार बनाना चाहिए और उनके खिलाफ अगर कोई छूटता है, कोई शिकायत आती है किसी की हमारा नाम छूट गया है और नहीं लाया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिनकी ड्यूटी चुनाव लिस्ट बनाने में तैयार लगाई जाती है। दूसरा ये कि जो ईवीएम है, ईवीएम से जो पर्ची निकलती है उसकी भी गिनती कराई जानी चाहिए ताकि ये तय हो जाए कि चुनाव तरीके से हुआ है या नाजायज तरीके से हुआ है। ये सुनिश्चित करने के लिए उन पर्चियों की भी गिनती होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो चुनाव के बांड होते हैं वो पारदर्शी नहीं, उनको पारदर्शी बनाने के लिए मेरी तो अपनी ये राय है कि एक अलग फंड होना चाहिए और जो भी चुनाव के बाबत पार्टियों को आता है या किसी को आता है वो पार्टियों को न जा करके, कैंडिडेट को न जा करके उस फंड में जाना चाहिए और उस फंड से सबको बराबर से आवंटित करना चाहिए। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आवंटित करना चाहिए और कैंडिडेट के हिसाब से आवंटित करना चाहिए, ना कि पार्टियों के हिसाब से। सर, पक्ष विपक्ष में जब विपक्ष जीतता है कहीं पे तब ईवीएम की जो है बात नहीं करता, जब हारता है तो ईवीएम पे उसको दोषी ठहराता है। तो ऐसे में क्या एक तरफा अगर कांग्रेस कर्नाटका जीतती है, ईवीएम की मुखालिफत नहीं करती है, उत्तर प्रदेश में सपा हार जाती है तो ईवीएम की मुखालिफत करती है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ईवीएम की मुखालिफत होना ही चाहिए। जैसा कहा कि उससे जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती जरूरी है, चाहे हारे या जीते, उसकी गिनती जरूरी है और कराना, हारना और जीतना उसमें माने नहीं रखता। अगर उस गिनती को कराया जाएगा तो हो जाएगा कि चुनाव सही तरीके से हुआ है या गलत तरीके से हुआ, जीते को या ईवीएम को लेके असमंजस संपूर्ण राष्ट्र में बना हुआ है। ऐसे में इन लोगों की समिति, इनकी कमेटी और इनकी जो एसोसिएशन है वो लगातार इस पे आवाज उठा रही है। कल्पना जी, क्या इस बार आप लोगों ने क्या खासकर ईवीएम को लेकर ईवीएम का है? देखिए, ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या होती है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। तो मेरा यही है सरकार से कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को हटाया जाए। पहली बात तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये वो किसी कारण नहीं हटाते हैं। अगर उनको डर लगता है कि अगर ईवीएम हट जाएगी तो हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो हम कहते हैं ठीक है, आप ईवीएम रखिए, लेकिन पीपी पैड से जो है 80 से पर्चियों की गिनती ही करवा दीजिए, मानी जाए, और मतदाता सूची से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इस तरीके का वो चुनाव के टाइम पर किया जाए। लेकिन अगर इससे होता है अब की बार चुनाव 2024 का मतदार सूची कुछ से छेड़छाड़ ना किया जाए, थोड़ा आप विस्तारित करिए। हाँ, मतदाता जो सूची है उससे छेड़छाड़ नहीं हो, जिस तरीके से बदल लेते हैं या उसमें छेड़छाड़ करते हैं उसको नहीं करना है इनको। अगर ऐसा करेंगे अब की बार तो बहुत गलत होगा, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है और जान चुकी है कि ये हर बार चुनाव साजिश के तहत जीतते हैं। तो इसको लेकर के अभी हम संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि मेरी कल सुबह 10 बजे से सामाजिक ये परिवर्तन चौक से निकलेगी और ये पूरे भारत के अंदर जो हमारे यूपी के 28 कहने मतलब हम 75 जिले में से 60 जिले ले रहे हैं। 60 जिलों में हम कवर करते हुए और 2 स्टेट मुरैना, भिंड और हरियाणा लेते हुए दिल्ली पहुंचेगी। हमारी 2 सितंबर से लेकर के कल से लेकर के 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर में हमारी यात्रा पहुंचेगी। यही यात्रा है। जिस तरीके से संविधान के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसी तरीके से ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके जीतते हैं। तो यही कि जनता के लोकतंत्र की हत्या न करा जाए, जनता के वोटों का हनन न किया जाए। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वीवीपैट की गिनती का पर्चियों से गिनती कराई जाए और या फिर वो ईवीएम मशीन हटाई जाए। बैलेट पेपर आप लोग आवाज उठाते हैं कि ईवीएम हटा दिया जाए, लेकिन विपक्ष जहाँ पे जीत जाती है, वहाँ पे वो चुप हो जाती है। जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम की जो है। अरे सर, ये देखिए, इनका जो षड्यंत्र है ये बड़ा तगड़ा षड्यंत्र है। ये प्लानिंग के साथ करते हैं। छोटी छोटी कहने का मतलब जुमले और छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो विपक्षी दलों को थमा देते हैं कि चलो ठीक है, तुम ये जीत लो। जैसे कर्नाटक का कांग्रेस को थमा दिया गया। हाँ, थमाया वो इसलिए कि जनता आक्रोशित ना हो, इसलिए
कि उनको पता रहे कि हाँ कि अगर देखिए कर्नाटक जैसे जीत लिया कांग्रेस ने, तो अब जनता देख रही है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा था तो ये कांग्रेस के क्यों जीते गई कर्नाटक में। इनको सिर्फ केंद्र चाहिए और यूपी चाहिए, यूपी ना छोड़ेंगे और केंद्र ना छोड़ेंगे। अभी अभी हमारे मैं अभी मीटिंग में बैठी थी एक, तो वहां से मुझे पता चला अभी 2 दिन पहले 18 तारीख से और 18 से लेके 22 तक का अभी सत्र बुलाया गया है और उसमें एक ये चुनाव और एक नीति बनाई जा रही है। कहने मतलब 2024 के चुनाव को अभी जस्ट अभी 1 घंटा पहले की घटना है कि वो ये मेरे को सुनने का आया है कि उसमें ये बोला है कि एक चुनाव और निष्पक्ष चुनाव होगा और समान नागरिकता सत्ता लागू की जाएगी, लेकिन उसमें 2024 के चुनाव नहीं होंगे, वो डायरेक्टली 2027 में चुनाव होंगे। ये चीज अभी उन्हीं के व्यक्तियों ने बोला है जो वो अंधभक्त हैं भाजपा के। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।